हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 4। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वेरिएशंस इन क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के अंदर वेरिएशंस की, क्लाइमेट किस किस प्रकार के होते हैं और कब कब होते हैं। तो यहाँ मिलता है हमें पहले एक सेल्फ सर्वे। दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप नेम कर पाओगे जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। सेकंड है, वाई डू हिल स्टेशन हैव कूल क्लाइमेट इवन इन समर। कि जो हमारे हिल स्टेशन होते हैं जैसे कि देहरादून मसूरी वगैरह हो गया, वहाँ पे समर में भी कूल क्लाइमेट क्यों होता है, मतलब गर्मियों के मौसम में ठंड क्यों होती है। तो इन सब का आंसर मिलेगा हमें चैप्टर पढ़ने के बाद। जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट्स आर द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर। अब वो साइंटिस्ट जो वेदर को स्टडी करते हैं उन्हें हम मीटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं। In India, the information about the weather condition is given by India Meteorological Department यानी IMD. Climatologists are the scientists who study climate. अब हमारे इंडिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन वेदर के कंडीशन के बारे में दी जाती है साइंटिस्ट के द्वारा, वो हमारे इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। वहाँ पे साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो देते हैं, आईएमडी डिपार्टमेंट यानी आईएमडी। अब जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। क्लाइमेट और वेदर दो अलग चीजें होती हैं। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. It varies from place to place. The change in climate influences our ways of living. It influences our clothing, housing, transportation and food. अब वेदर क्या है? वेदर है डे टू डे कंडीशन किसी भी एटमॉस्फियर या फिर किसी भी जगह के एटमॉस्फियर के बारे में, कि आज वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा है। और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, ऐसे। और जो क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज कंडीशन होती है हर जगह की, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, जैसे कि वहाँ पे समर है या विंटर है। अब ये चीज़ जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। जो क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है वो हमारे रहने खाने और ओढ़ने पहनने का इन्फ्लुएंस करता है। वे मतलब हम क्या पहन ओढ़ रहे हैं और क्या खा पी रहे हैं। जब समर आती हैं हम आइसक्रीम खाते हैं, फिर विंटर्स आती हैं हम आइसक्रीम को छोड़ देते हैं, हम सूप पीते हैं, हम कुछ गर्म चीज़ खाते हैं, ऐसे होता है। और ये चीज़ जो है हमारी क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड को भी इन्फ्लुएंस करती है। हमारा ए टू जेड चीज़ बदल जाती है। Different parts of the world have different climate. There are many factors that influence the climate of a place. अब अलग अलग पार्ट्स जो हमारे वर्ल्ड है उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे यहाँ पे ठंड है, क्या पता अमेरिका में समर हो, या फिर यहाँ पे समर है, क्या पता अमेरिका में समर जो है खत्म हो के विंटर बस चालू ही हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें कुछ नहीं पता पड़ेगा, ऐसा हमें सब पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी जगह क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले आता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। Different parts of the earth receive different amounts of the heat from the sun. The equator receives more direct sunlight than any other place on earth. This is due to its position in relative to sun. The equator is near the sun and hotter because it receives direct vertical rays of the sun. On the other hand, it is cold at the North Pole and South Pole as these regions receive slanting rays of the sun. अब जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं अर्थ के, वो अलग अलग अमाउंट की जो है हीट सन से ले पाता है। मतलब सन जो है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, पर कहीं पे ज़्यादा पहुंचती है, कहीं पे कम पहुंचती है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म फैक्टर एंड रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लाइनेशन ऑल्सो। अब जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है किसी भी जगह से अर्थ पे, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है जो वो डायरेक्टली हमारे सन के रिलेशन में है, बिल्कुल सामने है एकदम। जो इक्वेटर है वो सन के एकदम नियर है और वहाँ पे हॉट ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट वर्टिकल रेज पड़ती हैं सन की। जबकि दूसरे हाथ पे क्या कह सकते हैं हम कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्लांटिंग रेज ऑफ सन है वो इतना ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर पाती वहाँ पे। The area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are very hot as they are nearer to the equator. These areas are called hot or torrid zone.
This zone has tropical climate. India too has a tropical climate. This is a gradual decrease in temperature as we move away from the equator towards the poles. अब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बीच में एक लाइन आती है इक्वेटर ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ये चीज़ जगह जो है वो इक्वेटर के पास है। ये मान लीजिए आप कि इस जगह से लेके इस जगह के बीच में यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ये बहुत हॉट है। और ये हॉट क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट पहुंचती है। अब इस जगह का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और इस जगह को हम हॉट या फिर टॉररिड जोन भी बोलते हैं। इंडिया का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और यहाँ पे जो है ग्रेजुअल डिक्रीज होता है टेम्परेचर के, जैसे भी हम इक्वेटर से मूव ऑन करते हैं या फिर दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। तो आप कहोगे कि सर आपने ये क्या बोल दिया, तो ये इक्वेटर है। इक्वेटर से आप जितनी दूर जाओगे, जितनी दूर आप जा सकते हो, आप सपोज आप यहाँ से इक्वेटर से पहुंच गए, जम्मू कश्मीर पहुंच गए, तो इक्वेटर से बहुत दूर हो गया है, तो वहाँ पे ठंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो पहाड़ है वो थोड़ा ऊपर की साइड है, तो वहाँ पे बर्फ बहुत है, और दूसरी बात, मेन बात, वो इक्वेटर के बहुत दूर है। जो इक्वेटर के पास होगा वो चीज़ गर्म होगी होगी। आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो इक्वेटर से कितने दूर है? वहाँ पे ठंडी है। Towards the poles, the sun rays spread over a much wider area and their heat is distributed. The area lying between the Arctic Circle and the North Pole is never warm and is called North Frigid Zone. The area that lies between the Antarctic Circle and the South Pole, also known as South Frigid Zone. These areas have a polar climate. अब पोल्स की तरफ जो सन की रेज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर होती हैं एरिया में, और जो वहाँ पे हीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती। जो वहाँ पे एरिया लाया करता है इन दोनों चीज़ों के बीच में, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और कभी गर्म नहीं होता, और उनको हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड क्यों? क्योंकि वो एकदम रिजिड है, वहाँ पे आपको गर्मी नहीं मिलेगी, वहाँ ठंडी ही मिलेगी आपको। और जो एरिया लाया करता है एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, उसे बोलते हैं हम साउथ फ्रिजिड जोन, क्योंकि वहां भी आपको ठंड ही मिलेगी, वहां आपको गर्मी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। ये आपका जो रेड वाला हिस्सा है पूरा दिस, और आप मानो कि ये थोड़ा सा नीचे का हिस्सा आप भूल जाओ, इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन नहीं कहलाएगा। नॉर्थ फ्रिजिड जोन से थोड़ा नीचे की तरफ नॉर्थ टेम्परेचर जोन कहलाएगा। फ्रिजिड जोन होता है आपका बिल्कुल ये वाला पूरा का पूरा जो एकदम पोल पे होता है, आर्कटिक सर्कल से नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। सिमिलरली ये एंटार्क्टिक सर्कल है, ये साउथ फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है हमारी धरती पे। इन बिटवीन द फ्रिजिड जोन्स एंड द टॉरिड जोन्स, यानी जो हमारे गर्म जोन्स और ठंडे जोन्स हैं, there are two other zones which are neither too hot nor too cold. These zones are called the temperature zones. These zones lie between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere, and between the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. Both these zones have a temperature climate. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ग्रीन वाला है टॉरिड जोन, रेड वाला है आपका नॉर्थ टेम्परेचर जोन, और ये वाला रेड नीचे वाला है ये साउथ टेम्परेचर जोन है। ये दोनों टेम्परेचर जोन जो है, इनका मतलब है कि यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्मी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्दर्न हाफ जो है हमारी अर्थ का, इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक तो है नॉर्थ टेम्परेचर जोन, एंड फिर जो हमारा सेकेंड हाफ है अर्थ का यानी सदर्न हेमिस्फीयर यानी नीचे वाला पार्ट, तो उसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो पूरा एरिया है वो है सदर्न टेम्परेचर जोन। यहाँ पे ना ठंड ज़्यादा है ना गर्मी ज़्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। Thus, distance from the equator is a very important factor that decides the climate of a place. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो ऐसा फैक्टर है जो क्लाइमेट डिसाइड करता है किसी भी प्लेस का। बात है एल्टीट्यूड पे। हाइट अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड।
The altitude of a place affects its climate. The places at lower altitude are hotter than the places at higher altitude. These hills and mountains are much cooler than the plains because their altitude is higher. अब सी लेवल से ऊपर जब हम हाइट नापते हैं, बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, तब इस चीज़ को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। जो हमारा एल्टीट्यूड है वो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है। जो हमारे लोअर एल्टीट्यूड पे जगहें होती हैं, जैसे कि हम लोअर एल्टीट्यूड पे हैं, हम नीचे रहते हैं, तो हमारी जगहें जो हैं वो गर्म होती हैं, हॉटर होती हैं प्लेसेस, क्योंकि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कम है। और जो प्लेसेस हाई होती हैं एल्टीट्यूड में वो ठंडी होती हैं, जैसे हिल्स और माउंटेन्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, मच कूलर होते हैं हमारे वाले रीजन से, क्योंकि वो ऊपर की तरफ हैं। Therefore, hill stations like दार्जिलिंग एंड नैनीताल हैव अ कूल क्लाइमेट। और इसी वजह से दार्जिलिंग और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कूल है। इसलिए आप कहते हो कि अपने मम्मी पापा से कि गर्मियों की छुट्टियों में आपको हिल स्टेशन ले जाया जाए, या फिर आपको कहीं भी ऐसी जगह घुमाया जाए जहाँ पे ठंड हो। तो ठंड के लिए आप ज़्यादातर हिल स्टेशन या फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में ही जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड हाई है। अब आते हैं ह्यूमिडिटी पे। मॉइस्चर कॉजेज ह्यूमिडिटी which makes a place cooler. Places near the sea experiences high humidity because of large amount of evaporation taking place from the area near the sea. Humidity lessens the temperature of the earth. Moisture is present in the atmosphere in the form of hail, snow, rain, fog, mist and sleet. अब जो मॉइस्चर है वो ह्यूमिडिटी कॉज करता है, जिसकी वजह से जो जगह होती है वो ठंडी पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है। अब जो भी जगह सी के पास हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एवापोरेशन वहाँ पे हो रहा होता है, और जो वो एरिया होता है वो सी के नियर भी होता है। ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर कम करती है अर्थ का। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा। मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, किसकी फॉर्म में? एक तो हेल, स्नो, रेन, फॉग, मिस्ट और स्लीट की फॉर्म में। इन सब की फॉर्म में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर हुआ तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। विंड्स। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर। दिस may depend on the nature of winds, whether it is cool or hot, and also the place of origin of the wind. Blowing of the winds transport heat and moisture. Winds blowing from land to sea are known as offshore winds or land breeze. Winds that blow from sea to land are known as onshore winds or sea breeze. अब विंड जो है वो डिफरेंसेस की वजह से कॉज होती है, एयर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस होता है जब। और ये डिपेंड करता है आपका नेचर के ऊपर भी विंड्स की, कि वो कूल है या हॉट है। अगर वो हॉट होंगी तो अलग होंगी, और अगर कूल होंगी तो अलग होंगी। और साथ साथ जो विंड का ओरिजिन का प्लेस है कि कहाँ से विंड अराइज हुई है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब विंड की ब्लोइंग जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है हीट और मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे। और जो हमारी विंड ब्लो करती है लैंड टू सी, मतलब लैंड से लेके सी तक, वो होती है ऑफ शोर विंड, और उन्हें हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। मतलब लैंड से सी जा रही है तो लैंड ब्रीज, और इसका उल्टा हो जाएगा, सी टू लैंड जा रही है तो उन्हें हम बोलेंगे सी ब्रीज, यानी कि ऑन शोर विंड्स। अब इसका मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे? जो आपकी लैंड होती है सी के पास, उसे हम एक तरह से किनारा बोलते हैं, और किनारे से दूर जाना यानी समुद्र में जाना, तो हम ऑफ शोर जा रहे हैं तो वही ऑफ शोर विंड। और वापसी शोर की तरफ आ रहे हैं, शोर मतलब वो कान में लगने वाला शोर नहीं, मतलब आपकी जो किनारा होता है, सी का किनारा होता है, जिसको आप बीच बोल देते हो कई कबार, तो वहां उसकी तरफ आ रहे होंगे तो आप शोर की तरफ आ रहे हो, ऑन शोर आ रहे हो, तो हो जाएगी ऑन शोर विंड। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Coastal areas have moderate climate, while inland areas have extreme climate. This happens due to land and sea breezes. The land heats up and cools down faster as compared to water. In summers, as the land heats up, the air above it becomes warm and rises up. The cooler air from above the sea flows in to take its place, thus making the coastal areas cooler in summer. This is called sea breeze. On the other hand, in winters, the land cools quickly than the water in the ocean. The air above it becomes cooler too. It rushes to place the warm air over the sea. This is called land breeze. For example,
Chennai, which is located on the eastern coast of India, has humid and moderate climate in comparison to Delhi, which has hot summers and cold winters because it is an inland area. अब इसमें क्या बताया गया कि सी से जो डिस्टेंस होता है वो कितना मैटर करता है। कोस्टल एरियाज जो हैं उनका क्लाइमेट होता है मॉडरेट, जबकि इनलैंड एरियाज जो हैं उनका क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है या तो बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंड होगी। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लैंड और सी ब्रीजेस बहुत ज़्यादा उस टाइम इफेक्ट कर रही होती हैं। जब लैंड गर्म होती है और जो कूल डाउन होता है उसका वो फास्टर होता है वाटर से, मतलब जितनी देर में वाटर ठंडा होएगा उससे काफ़ी जल्दी हमारी लैंड ठंडी हो जाती है। समर्स में जैसे ही लैंड हीट अप होती है, जो उसके ऊपर की एयर होती है वो वार्म हो जाती है और वो राइज अप हो जाती है, और जो कूलर एयर होती है वो सी से जो है इधर आ जाती है, हमारी तरफ फ्लो कर जाती है और एक जगह ले लेती है ताकि हमारे कोस्टल एरियाज जो हैं वो समर में कूल रहें। इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। अब दूसरी साइड पे जब विंटर्स होती हैं तो लैंड जो है वो जल्दी कूल कर जाती है। जैसे मैं आपको बताया वाटर ज़्यादा ओशन के अंदर, तो जो एयर होती है उसके ऊपर की वो भी कूलर होती है और वो रश करती है वार्म एयर को रिप्लेस करने के लिए सी के ऊपर, तो उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चेन्नई जो कि ईस्टर्न कोस्ट में लाई करता है इंडिया के, वहाँ का ह्यूमिड और मॉडरेट क्लाइमेट रहता है कंपैरिजन टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वहाँ पे हॉट समर्स हैं और कोल्ड विंटर्स हैं, क्योंकि वहाँ वो एक इनलैंड एरिया है। और जैसे हमने पढ़ा कि कोस्टल एरिया जैसे कि चेन्नई है उनका होता है मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और जो दिल्ली जैसे इनलैंड एरियाज हैं वहाँ का है एक्सट्रीम क्लाइमेट, या तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो यही था हमारे चैप्टर में कि हमने क्या क्या हमारे वेदर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वेदर्स इफेक्ट होते हैं। चलते हैं ग्लॉसरी पर। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जितना हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर के अंदर उसे हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। फिर आते हैं स्लांटिंग, द इंक्लाइंड इन डायरेक्शन और पोजीशन नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। स्लैंटिंग का मतलब होता है इंक्लाइंड है किसी भी डायरेक्शन में किसी पोजीशन में, ना तो वो बिल्कुल पैरेलल हो गया मतलब सीधा हो गया, इंक्लाइन होता है हल्का सा ऐसे झुका हुआ हल्का सा, ना तो ऐसे और ना ही ऐसे, और ना ही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधा एकदम खड़ा। अब आता है एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊपर आप जो भी हाइट नापोगे उससे आप ऑल्टीट्यूड में काउंट करोगे। फिर आता है ब्रीज, अ स्लाइट विंड विच इज यूजुअली रिफ्रेशिंग। अब ऐसी हवा जो रिफ्रेशिंग हो और स्लाइट हो, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही हो, आप कहते हो ना हल्का हल्का सुरूर वाली हवा चल रही है, उसे हम ब्रीज कहते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है एक एवरेज कंडीशन है किसी भी जगह की वेदर के, वहाँ की, जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। मतलब आपने कह दिया कि आज का ठंडा वेदर है तो ये नहीं है कि वो अगले भी दिन रहेगा, क्या पता रहे क्या पता ना रहे। पर आप कहो कि ठंड का क्लाइमेट आ गया, ठंड का मौसम आ गया, तो आप कह सकते हो कि कम से कम 2-3 महीने ठंड रहेगी, जैसे हम कह सकते हैं ठंड रहेगी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ ट्रॉपिकल टाइप। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप का है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेट्स देन प्लेसेस फार्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर। अब जैसे मैंने आपको बहुत समझाया था अभी ऊपर कि जो प्लेसेस इक्वेटर के नियर हैं वहाँ का क्लाइमेट तो होगा गर्म, आप इक्वेटर जितने पास आओगे आपको उतनी ही गर्मी लगेगी, और जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे आपको उतनी ही ठंड बढ़ेगी। विंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर। अब विंड किस लिए कॉज होती है? विंड कॉज होती है एयर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। कोस्टल एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट, जो कोस्टल एरियाज हैं उनका क्लाइमेट है मॉडरेट, नहीं ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे, देखते हैं हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या हमें सीखना है। Darken the correct options in the OMR sheet. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोस्टल एरियाज आर डैश इन समर। अब समर में कोस्टल एरियाज हमारे कैसे होते हैं? तो समर एरियाज में कोस्टल एरियाज हमारे कूलर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी कूल ब्रीज होती है वो आती है हमारी लैंड की तरफ, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेज डैश। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है कि जब एयर में ह्यूमिडिटी हाई होती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज इन हीट
ये नहीं होगा, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी है तो मॉइस्चर होगा, उससे हमारा ठंडक बढ़ेगी। सेकंड है रेन, ये एक बार को हो सकता है क्योंकि ठंडक बढ़ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रेन हो ही जाए। फिर सी है स्टॉर्म्स, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रेन हो ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मॉइस्चर कम हुआ तो रेन नहीं होगी। यहाँ पे कह रहे हैं अगर ह्यूमिडिटी हुई तो क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखा होता इंक्रीज इन कोल्ड या फिर कूल, तो हम उसको टिक कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। थर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड डैश। अब वाटर वेपर का प्रेजेंस एयर के अंदर जो उसका अमाउंट है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी इज द आंसर। विच पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। अब क्वेश्चनल फॉर्म से पूछता है कि अर्थ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वर्टिकल रेज ऑफ सन रिसीव करता है, तो ऑप्शन सी इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है द साइंटिस्ट्स हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड डैश। अब जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट, नहीं वो होते हैं मीटरोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लाइमेट स्टडी करते हैं, जो पूरे एक साइकिल को स्टडी करते हैं। मीटरोलॉजिस्ट काम होता है जिनको रोज स्टडी करना पड़ता है कि आज क्या होगा और कल क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीटरोलॉजिस्ट। चूज द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 है नैनीताल हैज डैश क्लाइमेट। नैनीताल क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है, तो वहां का है कूल क्लाइमेट। सेकंड, मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश इन एटमॉस्फेयर। अब मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है मिस्ट की फॉर्म में। थर्ड, दिल्ली हैज अ डैश क्लाइमेट। दिल्ली का कैसा क्लाइमेट है, दिल्ली का आपका कह सकते हो कि वहां पे आपका वार्म क्लाइमेट है, आप यहाँ लिखोगे वार्म क्लाइमेट। अब एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। फिफ्थ है इंडिया हैज डैश क्लाइमेट। इंडिया का है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हो जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे। फर्स्ट है इंडिया। अब इंडिया से यहाँ पे हम क्या समझते हो, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे आ जाता है लिखो 1। सेकंड है हॉट एरियाज ऑल्सो कॉल्ड। हॉट एरिया को हम क्या बोलते हैं, हॉट एरिया को हम बोलते हैं टॉरेड जोन, यहाँ पे आ जाएगा 2। थर्ड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हमारा हाइट अबव सी लेवल, तो ये हो गया 3। फोर्थ है दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग क्या है भाई, दार्जिलिंग का क्लाइमेट कैसा है, दार्जिलिंग क्लाइमेट है कूल क्लाइमेट, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है, तो ये हो गया 4। एंड लास्ट बचा चेन्नई, इसको यहाँ मार्क कर ही देंगे। इसको हम क्यों मार्क कर देंगे, क्योंकि लास्ट बचा है, नहीं क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट होता है उसका, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होता है। कभी भी ऐसे मार्क नहीं करना कि लास्ट ही तो बचा है लास्ट मार्क कर दो लास्ट से, ऐसा नहीं है। बाई चांस आपको गलत निकल गया तो कोई 2-3 ऑप्शन जो एक साथ मैच कर रहे हो, तो जो बेस्ट मैच हो रहा हो आपको उसे मार्क करना है हमेशा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज कोल्ड। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, क्लाइमेट जो है हमारा इक्वेटर की तरफ बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्मी लगती है, तो ये है फॉल्स। सेकेंड, सी प्लेसेस आर वेरी हाई ह्यूमिडिटी एरियाज। अब जो सी प्लेसेस होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब वहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पे आपकी फिर जो वाटर वेपर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो ये है ट्रू। लैंड ब्रीज, क्वेश्चन नंबर 3 है लैंड ब्रीज आर दी विंटर्स दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं, तो लैंड ब्रीज वो होती है जो लैंड से सी तक जाती है, और यही लिखा है कि लैंड से सी तक ब्लो कर रही है, तो बिना देखे आप बंद करके आप ट्रू लिख देंगे। लैंड मतलब लैंड टू सी, एंड आपका फिर दूसरा जो ब्रीज था वो आपका होगा सी ब्रीज, तो वो होगा सी टू लैंड। अब आते हैं फोर्थ पे। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबव द सी लेवल, बिल्कुल ट्रू है, सी लेवल से हाइट नापने को एल्टीट्यूड बोलते हैं। फिर आता है फिफ्थ, इंडिया हैज मॉडरेट क्लाइमेट। नहीं, इंडिया का है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इंडिया एक्सट्रीम क्लाइमेट भी वैसे मतलब थोड़ा सा सफर करता है एक्सट्रीम क्लाइमेट से, तो ये आ गया फॉल्स। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना चैप्टर फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से समझाया आज,
कि सी ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज क्या होती है, फिर आपके जो क्लाइमेट और वेदर होते हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आप से क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।